तो शुरुआत करते हैं ब्रेकिंग न्यूज से। सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 मामले की समाअत शुरू हो चुकी है। 370 की मनसूखी के खिलाफ दायर अर्जियों पर समाअत शुरू हो गई है। तकरीबन 4 साल बाद बाकायदा समाअत की शुरुआत हुई है। 5 जजों की आईनी बेंच कर रही है समाअत। जम्मू कश्मीर के लिए काफी अहम दिन, जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए काफी अहम दिन, जम्मू कश्मीर में तमाम सियासी पार्टियों के लिए काफी अहम दिन, क्योंकि आज से ही समाअत इस पर शुरू हो रही है और ये आईनी बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है जो इस पर समाअत शुरू करी है। सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 मामले की समाअत शुरू हुई है। आपको याद होगा 5 अगस्त 2019 में एक फैसला लेते हुए मरकज ने वहां से 370 को मनसूख किया था और मरकज का यह कहना है कि उसके बाद से जम्मू कश्मीर में हालात यकसर बदले हैं, तरक्की के कामों को काफी रफ्तार मिली है। लेकिन जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो धारा 370 को मनसूख किए जाने के तरीक़ेकार से वो मुतमईन नहीं है। उनका कहना है कि ये गैर आईनी है, जो तरीक़ेकार इख्तियार किया गया वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये संवैधानिक नहीं है। और इसीलिए कई पार्टियों ने और कई और दूसरे लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दे रखी थी, अब तकरीबन 4 सालों के बाद उन तमाम अर्जियों पर आज से समाअत शुरू हो गई है, जो रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी। और इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये लाइव प्रोसीडिंग्स है। इस मामले की हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में जारी है और ये लाइव स्क्रीनिंग हो रही है। इसकी स्ट्रीमिंग आप उसको एक विंडो में देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर कि वहां जज साहिबान भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। हालांकि तस्वीरें थोड़ी छोटी छोटी नजर आ रही हैं और साथ ही जो वकील हैं, जो वकील है वो भी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। तो आज से रोजाना की बुनियाद पर समाअत होगी और ये जो हफ्ता है, जो करंट हफ्ता है, इस हफ्ते में 3 दिन इस पर समाअत होनी है और उसके बाद ये लगातार ये समाअत होती रहेगी। तो मामला काफी अहम है और मरकजी हुकूमत ने इसको लेकर अपनी तरफ से भी हलफनामा पहले ही दायर कर दिया है और तमाम जो इसके पक्षकार हैं उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स देने थी या जो भी इसमें एडिशन करना था वो सब, उसके लिए 26 जुलाई तक का वक्त सुप्रीम कोर्ट ने पहले तय किया था कि 26 जुलाई की शाम तक आप सब कुछ जमा कर दें। जब समाअत शुरू हो जाएगी उसके बाद कोई भी किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट या कोई रिसबमिशन जो है वो मंजूर नहीं किया जाएगा। तो समाअत जारी है। The interaction between these 3 constitutions in the context of Article 370, something that your lordships will have to look at as we move forward. But please keep that in mind. The reason why I say Constitution of India is applicable to the state of Jammu and Kashmir, that over time there were several orders issued, constitutional orders from time to time, which were incorporated in the Constitution of India is applicable to Jammu and Kashmir. सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत और आर्टिकल 370 खत्म करने के बारे में दायर अर्जियों पर समाअत कर रही है सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच। इस मामले पर अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने उम्मीद जाहिर की है कि सुप्रीम कोर्ट 370 और खुसूसी हैसियत को बहाल कर देगी। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 का फैसला गैर आईनी था, असंवैधानिक था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह हमारे साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट में समाअत है, तमाम नजरें हैं, डे टू डे हियरिंग है, कैसे देखते हैं इसको और क्या तवक्कुआत है सुप्रीम कोर्ट से? पूरा मुल्क सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जितने भी जम्मू कश्मीर के वासी पूरी दुनिया में हैं उनकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पे लगी हुई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को उसकी जो उसको अपहोल्ड करेगी और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के साथ वो पूरा इंसाफ करेंगे और जस्टिस देंगे उनको, क्योंकि जिस तरीके से इस मामले को 5 अगस्त 2019 में जो ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता कि एब्रोगेट किया गया, हालांकि एब्रोगेट नहीं है, अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 370 वही है जहां था और आज ये क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटीज़ पर बात हो रही है, सो सिंपल आज ये कोर्ट देखेगी कि जो कदम 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट के थ्रू उठाया गया क्या वो सही था कि गलत था। मरकज की तरफ से हलफनामा दाखिल किया गया और तमाम तरह की बातें कही गई और ये भी कहा गया कि ये दलील भी दी जाती है कि
जो कुछ हुआ है वो आइन के दायरे में हुआ है। जो पावर्स हैं, असेंबली मौजूद नहीं थी, गवर्नर्स के जरिए वो उन पावर्स का इस्तेमाल किया गया है, तो ये आइनी तौर पर ठीक है। यही तो आईनी तौर पर गलत हुआ है। यही तो बहुत बड़ा ब्लंडर हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है कि जो उनने तरीके अपनाए, जिस तरीके से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को तार तार किया, वही तो केस है। आप ये नहीं कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के साथ आप बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर की सिर्फ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसको आइनसाज असेंबली कहते हैं, उसी को सिर्फ ताकत है इस 370 को वो अमेंड करे, उसको खैराबाद करे, उसको रखे। दैट्स द ओनली बॉडी जो डिसाइड ये कर सकती है। बाकी किसी के पास कोई, हमारे मानने में जो हम पढ़ते हैं और देखते हैं और जो हमारे साथ, हमारे पुरखों के साथ हिंदुस्तान के जो मॉडर्न इंडिया है उसके जो आर्किटेक्ट्स हैं, जिन्होंने संविधान दिया, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, और यही कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने फिर जम्मू कश्मीर को दिया, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए ही 370 सामने आया है। और उसके साथ इस तरह का खिलवाड़ करना, यही तो केस है। एंड आज पूरी, जैसे मैंने पहले कहा, पूरी नजरें माननीय सुप्रीम कोर्ट पे लगी हुई हैं एंड दे विल गिव जस्टिस। तो साफ तौर पर उम्मीद यह है कि सुप्रीम कोर्ट 370 और जो 35A का मामला है, जो खुसूसी हैसियत थी जम्मू कश्मीर रियासत की, उसको बहाल करेगा। यह मानना है मुजफ्फर शाह साहब का। कैमरामैन चंदन पटवाल के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज 18, दिल्ली। Together with any territories of any native prince or chief under the suzerainty of Her Majesty exercised to the Governor General of India. You will note here, Mother, Jammu and Kashmir is not part of this. In 1925, Maharaja Pratap Singh was succeeded by Maharaja Hari Singh, the last ruler of the princely state of Jammu and Kashmir. And on the 20th of April 1927, the expression state subject was defined in the state subject definition notification dated April 20, 1927, which was issued by Maharaja Hari Singh. This notification classified state subjects into 4 classes and subsequently became the basis for the definition of permanent residents of Jammu and Kashmir under the Constitution of Jammu and Kashmir and Article 35A of the Constitution of India. Your Lordships need not go into it because we are not really dealing with that issue, but I'm just mentioning it. On the 22nd of April 1934, Maharaja Hari Singh enacted Regulation 1 of Samvat 1991 on April 22, 1934. Wherever there is Samvat, Malad, if you take away 57 years, that gives you the year. Regulation established a legislative assembly for the state of Jammu and Kashmir called the Praja Sabha. While certain legislative functions were delegated to the Praja Sabha, the ruler, Maharaja Hari Singh, retained supremacy over all legislative, executive and judicial matters. On the 2nd of August 1935, the Government of India Act 1935 was passed by the UK Parliament. The Act established India as a federation comprising governors' provinces, chief commissioners' provinces, the Indian states which had or would accede to the Federation of India. Under Section 6 of the said Act, the ruler of Indian princely states was empowered to execute an instrument of accession, declaring that he accedes to the Federation of India, subject to the terms of such instrument. Under Section 2, an instrument of accession was to specify matters with respect to which the federal legislature would have competence to legislate for a particular state and the limitations, if any, on the federal legislature's powers to make laws or exercise executive authority over such state. Notably, as the state of Jammu and Kashmir was not a part of British India, provisions of the Government of India Act 1935 did not apply to it unless an instrument of accession was executed by its ruler in accordance with Section 6. On the 7th of September 1939, the Jammu and Kashmir Constitution Act 1939 was promulgated. While Maharaja Hari Singh retained sovereignty and supremacy over all legislative, executive and judicial functions, the Act provided the Praja Sabha to make laws for the entire state of Jammu and Kashmir or any part thereof, subject to certain conditions. Further, the said Act vested executive functions with council consisting of a Prime Minister
and other ministers appointed by the ruler. The act also provided for the High Court, which had been established. और आपको बता दें कि इस वक्त हम आपको बताते हैं एलजी मनोज सिन्हा का खिताब हो रहा है, वो आपको सुनाते हैं। Are not just geographical entities. They are living, breathing tapestries of art, history and tradition. By immersing yourself in the essence of this place, you will find a deeper connection with your own self and a better understanding of the world around you. Now let us delve into the visionary initiatives that have set in motion to propel India into the global spotlight. Initiatives like Make in India and the Startup India have laid the foundation for India to emerge as a manufacturing hub and a thriving startup ecosystem. Make in India is not just a slogan, it is a call to action for all of us. We envision India as a manufacturing powerhouse where cutting-edge technology and indigenous innovation power is to create products that rival the best in the world. Your expertise as engineers will be instrumental in driving this mission forward. The Startup India initiative aims to foster a culture of innovation and entrepreneurship where young minds like yours can dream big and turn their ideas into reality. It is a testament to the government's unwavering belief in the potential of our youth to shape the nation's destiny. Certainly we need engineers who will not be confined to the number. Engineers will think beyond textbooks and question the status quo. Embrace challenges as opportunities, for they are the stepping stones of greatness. India needs engineers who can address the challenges of urbanization, infrastructure, access to quality healthcare and education for all. Your ideas and solutions can pave the way for a more inclusive and equitable society. Furthermore, in this interconnected world, India needs engineers who collaborate globally, fostering partnerships with other nations and institutions to address complex global challenges out. We have the potential to not only make India self-reliant, but also position India as a global leader in various domains. Looking at other world powers like Japan and USA, it is evident that great engineers have been instrumental in propelling these nations to unparalleled heights. Japan's post-war transformation into an economic powerhouse was driven by engineers who rebuilt the nation with unwavering dedication and innovation. Similarly, the USA's position as a global leader owes much to the contributions of visionary engineers who pioneered line-breaking technologies and industries. The engineering prowess of these nations has not only contributed to their economic growth, but has also elevated their status in the world. India too has the potential to achieve greatness, and you, the brilliant minds of IIT Jammu, will play a vital role in this journey. Throughout history, great engineers from India, Germany, the US and the Japan have left an indelible mark on society. Dr. APJ Abdul Kalam, the missile man of India, has revolutionized India's space and defense capability, and his contribution earned him
admiration is respect of the entire nation. In Germany, Werner von Siemens, founder of Siemens, was an और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर हम हाजिर होंगे कुछ और अहम खबरों के साथ ही साथ आपको बताते चलें कि जम्मू कश्मीर के धारा 370 को निरस्त किए जाने के खिलाफ याचिका जो दायर की गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग जारी है। ब्रेक। 16 channels. कानूनी कार्रवाई करेगी, विपक्ष गंदी राजनीति कर रही है। शिमला में कोटखाई के खलटू नाले के पास भारी भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन के बाद खलटू नाले से कई इलाकों का संपर्क टूट गया। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से शिमला के रामपुर में घरों में दरारें आ गई हैं। दहशत के साए में यहां पर लोग जीने को मजबूर हैं। हिमाचल प्रदेश में एक तरफ भारी बारिश से नुकसान हुआ है, तीसा मंडल को 10.5 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। न्यूज 18 की पड़ताल के बाद बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने भी माना कि वीडियो सही है, लेकिन उन्होंने वीडियो के वायरल होने के मकसद पर सवाल उठाए। नदी में सेब बहाने वाले वीडियो मामले में नेता प्रतिपक्ष की भी प्रक्रिया सामने आई है। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि सेब रास्ते बंद हैं तो सेब बाजार तक कैसे पहुंचेगा। सेब फेंकने वाले को हिरासत में लेना भी गलत है। आपदा से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKL से। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने सुप्रीम कोर्ट में समाअत के बारे में कहा कि हुकूमत का 5 अगस्त को लिया गया फैसला गैर आईनी है। Text of that draft. हमारे साथ ज्यादा गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस हसनैन मसूदी साहब। आप तो खुद पिटिशनर भी हैं, अब क्या तवक्कुआत हैं क्योंकि हतमी समाअत की शुरुआत होने जा रही है? देखिए, पहले ये इत्मीनान की बात है कि समाअत शुरू होगी और ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हर हफ्ते हर योमियत पर होगी और हर हफ्ते मुतवातिर होगी बगैर शुक्रवार और सोमवार के, जैसे आप जानते हैं। तो ये तो खुद में एक बड़ी अच्छी इत्मीनान की बात है, क्योंकि हमारा जो मौक़िफ़ पहले से था कि और है कि ये जो 5 अगस्त के फैसले थे ये सारे गैर आईनी फैसले हैं। पहले 370 का जो उन्होंने किया एब्रोगेशन वो भी आइन के मुखालिफ है। जो आइनी मैकेनिज़्म दिया गया है वो उसको फॉलो नहीं किया गया, बल्कि एक गैर आइनी तरीके से सब कुछ किया गया, ये हमारा मानना है। और जो इसमें आपस में सलाह मशवरा जिसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैकेनिज़्म है, तो जो सदर जमहूरिया उनके लाजिम था कि वहाँ की असम्बली से वो उसका मशवरा हासिल करते, उसकी राय हासिल करते, कंसेंट हासिल करते या कनकरेंस हासिल करते, तो वो हो ही नहीं। तो दूसरा जो रियासत का 2 हिस्सों में बांटना है वो भी आईनी तौर पर उसकी कोई इजाज़त नहीं है, इम्परमिसिबल है। सुप्रीम कोर्ट से क्या तवक्को कर रहे हैं कि 20 से ज्यादा पिटिशंस हैं, वहाँ जो तमाम जो अर्जियां हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं? हमारे लिए जो लॉयर्स हैं, जो वकला हैं, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, माने जाने वाले कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं। तो हमें ये तवक्को है कि हमारी जो पिटिशंस हैं वो मंजूर की जाएंगी, मंजूर हो जाएगी और सुप्रीम कोर्ट जो टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उनका, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये समाअत के लिए दाखिल की, मंजूर की, तो हमारा ये मानना है कि जो हमारा मौक़िफ़ है, जो हमने दलाइल दिए हैं, जो हमने ग्राउंड्स उसमें प्लीड किए हैं, ये सारी जो हमारी पिटिशंस हैं, जो हमारी दलाइल है, उनकी पजीराई होगी और हमारी जो पिटिशंस हैं वो मंजूर होगी। देखिए, जब 1947 में यहाँ इसके साथ इल्हाक हुआ, उसके बाद 1957 तक हमें अपना ही आइन जम्मू कश्मीर का पहले वाला 1938 का आइन था, उसी पर अमल होता रहा। तो जनाब बात है कि वो उनको मालूम नहीं कि इसकी हक़ाइक़ क्या है। कैमरामैन अनिल के साथ। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने उम्मीद जताई है कि सुप्रीम कोर्ट से जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ मिलेगा। इंसाफ की उम्मीद है। इस मुल्क का जो भी बाशिंदा अदालत के दरवाजे खटखटाता है, वो इस उम्मीद से खटखटाता है कि उनको इंसाफ मिले, और हम जम्मू कश्मीर के आवाम के तरफ से यहाँ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने आए हैं इस उम्मीद के साथ कि हम ये साबित कर सकें कि 5 अगस्त 2019 जो जम्मू कश्मीर के साथ हुआ वो गैर कानूनी था, गैर आईनी था, और यही हमारा मौक़िफ़ रहेगा अदालत में।
और सीनियर बीजेपी लीडर आशीष सूद ने कहा है कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में तामीर और तरक्की का नया दौर शुरू हुआ है। उन्होंने भी जताई है कि सुप्रीम कोर्ट लोगों के मफाद में लिए गए इस फैसले का साथ देगा। मेन स्ट्रीम पार्टीज जिस प्रकार का रवैया अख्तियार कर रही हैं, जिस प्रकार बौखलाई हुई हैं, वो स्पष्ट दिखाता है कि धारा 370 हटने के बाद जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पे चला है, डेवलपमेंट के प्रोसेस पे चला है, उससे ये तीनों दल घबराए हुए हैं। गांधीज, मुफ्तीज और अब्दुल्लास जो जम्मू कश्मीर को अपनी रियासत की तरह, जम्मू कश्मीर के आवाम को अपने रियाया की तरह देखते थे, आज जब जम्मू कश्मीर देश के सभी राज्यों के साथ तरक्की की कदमताल कर रहा है, इन लोगों को समस्या है। हमें देश के कानून व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। देश की सुप्रीम कोर्ट भी, देश का उच्चतम न्यायालय भी संसद के इस फैसले के साथ जम्मू कश्मीर की जनता के हितों के साथ अवश्य खड़ा रहेगा। और जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वजीर आला और बीजेपी के सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता ने उम्मीद जाहिर की है कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो समाअत हो रही है, जो फैसला आएगा वो धारा 370 हटाए जाने के पक्ष में होगा। सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 की सुनवाई होने जा रही है। धारा 370 35A को लोकसभा राज्यसभा में पूर्ण चर्चा के बाद और पूर्ण बहुमत के साथ हटाया गया है। विपक्ष इस पर पीआईएल दायर करता है या इस पर जो वर्डिक्ट होगा सुप्रीम कोर्ट का वो 370 हटाने के पक्ष में होगा, ऐसी आशाएं नहीं, पूर्ण विश्वास है। और 370 के कारण से राज्य में बहुत से लोग, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज और इसके अलावा वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज को अधिकार नहीं मिले। आज गवर्नमेंट का एक नया दौर चला है और ये सुनवाई लगातार चलने वाली है। एक अच्छे परिणाम इसमें आएंगे, ऐसी उम्मीद है। और कुछ और अहम खबरें। एक तरफ नदी नालों में तुगयानी की वजह से कई पुल टूट गए हैं और इस दौरान अगर गैर कानूनी कानूनी माफिया सांबा में सरगर्म है। सांबा के 70 और देविका नदी में अंधाधुंध गैर कानूनी कानूनी हो रही है। इंतजामिया के नाक के नीचे ये सब कुछ किया जा रहा है। बारिश के मौसम में हुकूमत की तरफ से कानूनी रोक दी जाती है, लेकिन सांबा में कानूनी माफिया की तरफ से गैर कानूनी कानूनी जारी है। इंतजामिया की जानिब से इस इलाके में दफा 144 भी लगाई गई है, लेकिन फिर भी माइनिंग माफिया की जानिब से गैर कानूनी कानूनी जारी है। लोगों ने इसके लिए इंतजामिया को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा है कि कठुआ में तरना नाले में पुल बैठा है, इसकी बुनियादी वजह गैर कानूनी कानूनी थी। और विजयपुर में देविका नदी में गैर कानूनी कानूनी से रेलवे पुल, हाईवे पुल के साथ साथ एम्स को भी खतरा लाहक है। माइनिंग की जा रही है हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट में, क्या सांबा डिस्ट्रिक्ट के अलावा पूरे ओवरऑल जम्मू कश्मीर में जो माइनिंग की जा रही है। मैं समझता हूँ कि ये एक इतना बड़ा एक धंधा बन चुका है ना, इसमें मतलब कि पूरा एडमिनिस्ट्रेशन साथ मिला हुआ है। जहाँ हम किसी एक बंदे को बोलेंगे ना कि माइनिंग जो उसका जो टेंडर वाला ओनर है, उसने जो कर रहा है वो तो करता पैसों के पीछे, डिपार्टमेंट पूरा एक साथ मिला हुआ है। इधर से कहीं VIP मूवमेंट हो रही है, कहीं ऑफिसर आ जा रहे हैं, उनकी एम्स बन रहा है। और ऐसा ना हो कि इसका जो पानी जो एम्स के अंदर आ जाए, और जो अगर एम्स के अंदर पानी आ गया तो समझ लीजिए एक बहुत बड़ी एक मिस हैपनिंग हो सकती है हमारे पूरे जम्मू कश्मीर के लिए। जिस तरीके से माइनिंग माफिया जिला सांबा में लगा हुआ है, उससे हमारे जितने भी हमारे जो वाटर बॉडीज हैं, जैसे हमारी देवक नदी है, जैसे बसंतर दरिया है, उसमें से जो है वो रेत रातों रात जो है वो उठाई जा रही है और प्रशासन की मिलीभगत से। और यहाँ से रेत जो है वो अलग देश के अलग अलग कोने से जो अलग अलग स्टेटों में जा रही है यहाँ से। और माइनिंग माफिया का इतना ज़्यादा यहाँ पे बोलबाला है कि यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। हमारा बसंतर का पुल है, इसके साथ भी माइनिंग हो रही है, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है। देखिए इससे क्या होगा, इससे नुकसान होगा। आज देखो जब दयालाचा का पुल गिरा, पंजाब से, हरियाणा से, हर जगह से यात्री जो अमरनाथ यात्रा के लिए आ रहे हैं, उनको बड़े को परेशानी हो रही है। 5-5 घंटे जाम में वो फंसे हुए हैं। इसी वजह से फंसे हुए हैं कि ये पुल जो अभी 2-3 साल पहले बना था, मुश्किल से मैं समझता हूँ 2-3 साल पहले बना था, और इसकी बुनियाद होती है 40-50 साल तो पुल की बुनियाद होती है, लेकिन उसके बावजूद भी 2-3 साल में गिर गया। तो इसका यही वजह कि इलीगल जो माइनिंग हो रही है उसी की वजह से गिरा है। अगर हम सरकार से यही अपील करना चाहते हैं, कम से कम पुल से कम भी 1 किलोमीटर दूर
1 किलोमीटर दूर तक जो अगर कोई होती भी है, इलीगल माइनिंग भी होती है तो होती है, और बरसात में तो बंद करनी चाहिए, क्योंकि बरसात के मौसम में तो आपने देखा कितना नुकसान हुआ हिमाचल में, कितना नुकसान हुआ महाराष्ट्र में, हर जगह पूरे हिंदुस्तान में नुकसान हो रहा है। तो इलीगल जो माइनिंग हो रही है, मैं समझता हूँ इसमें ज़्यादातर जो सरमायादार लोग इन्वॉल्व हैं और जो लैंड ग्रैबर हैं वो दो नंबर की इलीगल माइनिंग कर रहे हैं, उनको इसमें बेनिफिट होता है। और इसके साथ ही JKLH लाइव में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Channels, 15 languages. ने केंद्र मंत्री नितिन